चलिए आते हैं हम सेक्शन नंबर 194 IB। ये है पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HUF। तो आप पेमेंट कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल है, HUF है। 194 I से अलग है। क्यों? क्योंकि 194 I में क्या लिखा था कि अदर देन ट्रांसफर ऑफ आई की बात हो रखी है। तो यहां था TDS जो रेंट ऑन असेट पर कह रखा है कि पेयर इंक्लूड्स इंडिविजुअल HUF जिनके अकाउंट ऑडिट होने, ठीक है ना। तो 194 I में रेंट अगर आप दे रहे हैं तो TDS काटेंगे, लेकिन आप 44 AB में कवर होते हैं तभी उसकी बात आएगी। यहाँ पर था 2% ऑफ रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 10% ऑफ लैंड और बिल्डिंग, और अमाउंट था साल का 2,40,000 रुपये। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं IB की। अदर देन दोज रिफर टू अंडर सेक्शन 194 I, इसका मतलब आप 44 AB में कवर नहीं होते और आप पेमेंट कर रहे हैं, और रेंट है फॉर लीज, सब लीज, टेनेंसी ऑफ एनी यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, और वो TDS हैज टू बी डन, जो भी जल्दी हो, पेमेंट हो या क्रेडिट हो, जो भी जल्दी हो। क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, अगर आपने छोड़ दिया तो आखिरी महीना जो है वो माना जाएगा। TDS का रेट 5% है, और TDS आपको नहीं काटना है। यहाँ पर 2,40,000 वहां साल भर का था, यहाँ पर 50,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, सेक्शन 194 IB प्रोवाइड द पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एज पर द सेक्शन नीड नोट ऑब्टेन 10 क्या होता है वो अभी अभी हमें आगे पता चल जाएगा। तो पेन ऑफ पेई, तो लिखा है कि अगर पेन नहीं बताएगा पेई तो ऐसी सिचुएशन में उस पर 20% का TDS आ जाएगा। असल में क्या है कि यहाँ पर ज्यादातर सिचुएशन ये है कि जो पेमेंट कर रहा है वो इंडिविजुअल है ना। तो ज्यादातर इंडिविजुअल है, तो ये प्रैक्टिकली जो किराए के मकान में जो रहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो जिसको दे रहा वो मकान मालिक है, वो गवर्नमेंट को बताएगा नहीं। और ये सब हो तो उसने कहा कि अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बताते तो 20% का आप TDS काट लीजिए। लेकिन ये कहता है मैक्सिमम TDS लायबिलिटी जो होगी आखिरी महीने का जो रेंट है उसके इक्वल होगी। एग्जाम्पल नंबर 15 से इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। 1/6/2023 को मिस्टर एक्स ने 60,000 रुपए पर मंथ के लिए किराए का मकान लिया है। ठीक है, देयर इज नो पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट ही नहीं हुई है। ठीक है ना। हाउ एवर द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर डी ऑन 15th मार्च 2024। तो TDS कितना होगा? देखो 60,000 रुपए है और 1 जून से तो 10 महीने हो गए, तो 60,000 का 10 महीने के हिसाब से 6 लाख रुपए का रेंट हो गया। तो उसका 5% 30,000 रुपए का TDS काटना पड़ेगा मार्च में। ये एज्यूम करते हुए कि उसने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बता दिया होगा मिस्टर डी ने। ठीक है ना। सपोज इस एग्जांपल में इन्होंने मकान छोड़ दिया दिसंबर में, तो दिसंबर में मकान छोड़ दिया तो हमारे हो गए 7 महीने। 7 महीने का 420 का रेंट होता है, उस पर 5% 21,000 रुपए का TDS होगा इस सिचुएशन में। एग्जाम्पल नंबर 17, 1 जुलाई को मिस्टर एक्स ने 80,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से किराए पर जगह ली है, लेकिन पेमेंट नहीं हुई, लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 31 मार्च को आखिरी दिन। तो 9 महीना हो गया, 9 महीने का मतलब हो गया 7,20,000, और परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बताया तो 20% TDS कट जाएगा 1,44,000। लेकिन ये क्या रखा है, जो TDS की अमाउंट है वो किसी भी सूरत में 1 महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होगी। तो 1 महीने का रेंट है 80,000, तो इसका मतलब 80,000 रुपए TDS का अमाउंट हो जाए। अगर ये कम होता, मान लिया 3 महीना होता, तो 80,000 के लिए हिसाब से 3 महीने का 240 हो जाता, 240 का 20% 48,000 हो जाता।
तो वहां 48,000। लेकिन ये लिखा था, अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये 1 महीने के रेंट की अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हमने 1 महीने, और रेंट अगर बढ़ जाता है तो जो आखिरी महीना वो, मान लिया पहले 70,000 रेंट है, अब 80,000 हो गया, तो 80,000 रुपए के हिसाब से हम ले लेते। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर एक्स है, एक सैलरीड इंडिविजुअल है, वो 55,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिस्टर डी को रेंट दे रहे हैं जून से। इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स? बिल्कुल, 194 आई में आई बी में बिल्कुल ही करना पड़ेगा, 50,000 रुपए से ज्यादा है। When it is required to deduct tax also, compute the amount of tax to be deducted. तो हर महीना जब पेमेंट करा, हर महीना उसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर when is required to deduct also compute the amount, would your answer change? अगर उसने 31 दिसंबर को छोड़ दिया है, और अगर क्या होगा अगर उसे तो यहाँ पर देखो हर महीने की टेंशन खत्म करने के लिए वर्डिंग क्या लिखी है, ठीक है। तो यहां लिखा है टाइम ऑफ टीडीएस। टीडीएस हैज टू बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। और क्रेडिट का मतलब है लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी अगर छोड़ दिया है, तो हमने पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, है ना। तो क्रेडिट कब माना जाएगा? साल का आखिरी दिन माना जाएगा कि क्रेडिट हो गया। सपोज आप कह रहे हो कि हमने रेंट दिया ही नहीं, तो रेंट नहीं दिया तो जब साल खत्म हुआ आखिरी दिन, और अगर आपने साल खत्म होने से पहले ही इस जगह को छोड़ दिया तो वो वैकेंसी का जो डेट है वो डेट माना जाएगा क्रेडिट का टाइम। मतलब उस दिन तो ड्यू होना ही होना है, कहने का मतलब है इस साल तो ड्यू होना ही है। तो पेमेंट या क्रेडिट जो भी जल्दी हो जाए। तो यहां पर हमें ये तो बता नहीं रखा कि जो अमाउंट है वो पेमेंट, यहाँ तो पेमेंट तो जनरली हर महीना हो ही जाता है। तो कितना अमाउंट होगा इसका? ज्वाइन कब से? जून से लिया है ना, तो कितने महीने हो गए साल भर में? जून 2023 से लेकर मार्च 2024, तो 10 महीना हो गया। तो 55,000 रुपए के हिसाब से 10 महीने का 5,50,000 रुपए, है ना। और इसका 5% कितना होता है? 27,500, ठीक है। तो अगर इसने मंथली पेमेंट कर रहा है तो वरना इंडिविजुअल के लिए हो जाता है कि भैया आप मार्च का मानकर चलो, दे दो, जमा करा दो टीडीएस, कुल मिलाकर के ये है ना। तो मार्च महीने में आप इसको माना जाएगा कि ड्यू हो गया और इसको जमा करा दो 27,500 रुपए। क्या होगा अगर इसने दिसंबर में छोड़ दिया? तो कितने महीने हो जाएंगे दिसंबर में? 385, इसका 5% कितना? ये दिसंबर 2023 में इसको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर परमानेंट अकाउंट नंबर उसने नहीं बताया तो ऐसी सिचुएशन में कुछ और नहीं, ये अलग बात है कि अगर मान लिया कि उसने परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया तो ये वाली बात को अलग हटा दें और ये माने कि जून से मार्च है, तो 5,50,000 पे 20%, लेकिन वो 1 महीने के टीडीएस से ज्यादा नहीं, 1 महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होगा। 55,000 विच एवर इज लेस, तो 55,000 रुपए का टीडीएस इसे जमा कराना, ठीक है। TDS on payment under specified agreement, section 194 IC। पेयर कौन है? एनी पर्सन जिसने स्पेसिफाइड एग्रीमेंट किया है विद इंडिविजुअल और HUF, ठीक है। और पेई है इंडिविजुअल HUF क्योंकि उसी के साथ एग्रीमेंट करा है।
TDS shall be done only from monetary consideration payable on transfer of land or building or both. In other words, the consideration is payable in kind. For example, the allotment of flat in building or given any property, then TDS is not required. तो कैश पेमेंट होगी तो ही TDS की पेमेंट करनी है. TDS का रेट है 10%. देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट प्रोवाइडेड. तो इसका मतलब कोई भी अमाउंट है उस पर TDS कटेगा. कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपको कम या ज्यादा पेमेंट है. तो याद करिए, जैसे फ्लैट बनवा रहे हैं, अपनी जमीन दी, उस पर मकान तोड़ के 3 फ्लैट बना रहे हैं, तो अगर कुछ पेमेंट है तो वहां पर पेमेंट पर नहीं है. अगर ये होता है ना कि फ्लैट एक ले लो, 2 फ्लैट हमारे लिए बना दो, तो वहां पर TDS नहीं होगा. अगर कैश है तो वहां पर कैश पर 10% TDS कर. 194J. जब मैं आपको पहले बता रहा था तो मैंने कहा था कि हम प्रोफेशनल के जो TDS कटता है वो अलग सेक्शन है. तो ये आ गया 194J. प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अगर मान लिया मैं CA के इंस्टीट्यूट में, CS के इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वो अगर मुझे पेमेंट करते हैं तो उस पर 194J में TDS काटते हैं. पेयर कौन है? TDS हैज टू बी डन बाय एनी पर्सन पेइंग फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी. पेयर में इंडिविजुअल और HF हो जाएंगे अगर वो 44 AB में कवर है. पेई कोई भी हो सकता है. फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल, रॉयल्टी, रेम्युनरेशन फी, जो भी नाम बोला जाए, ठीक है. अदर देन सेक्शन 192, क्योंकि वहां तो सैलरीड एम्प्लॉय की बात आ जाती है, ठीक है ना. डायरेक्टर्स हो गया, प्रोफेशनल मतलब मेडिकल, लीगल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्निकल सर्विसेज, मैनेजरियल कंसल्टेंसी, स्पोर्ट्स पर्सन, अंपायर, रेफरी, कोचेस, ट्रेनर, फिजिशियन, मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी. तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो उसके ऊपर TDS कटेगा. पेयर जो है वो यहाँ पर क्या है, अमाउंट 2% है. टेक्निकल सर्विसेज के लिए नॉट बीइंग प्रोफेशनल, या तो टेक्निकल है या रॉयल्टी है, ठीक है. और 10% अदर केसेस, मतलब प्रोफेशनल केसेस में 10% है, 2% में टेक्निकल है, ठीक है. एग्जम्पशंस 30,000 रुपए तक की लिमिट है तो उस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा, ठीक है. टेक्निकल, प्रोफेशनल सर्विसेज, रॉयल्टी के लिए अलग अलग 30,000 की लिमिट है. However, there is no such exemption limit for deduction of tax on any remuneration of fee or commission payable to director. तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है डायरेक्टर को अगर दे रहे हैं तो. No TDS shall be done if payment is made by non-resident through a regular banking channel to any CA, lawyer, advocate or solicitor. तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट पेमेंट कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर को, एडवोकेट को, तो ऐसी सिचुएशन में TDS नहीं है. No TDS shall be done by the individual HF for professional fee paid for personal purpose. कोई पर्सनल यूज के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट कर रहा है तो उस पर भी कोई TDS नहीं है. तो 194J में 10% मानकर चलिए अगर प्रोफेशनल है. टेक्निकल, रॉयल्टी के केस में 2% है. 30,000 रुपए तक की अमाउंट पर TDS नहीं. एग्जाम्पल नंबर 18. ABC Limited has to pay sum of 2 lakh to an architect. Amount of TDS shall be. तो आर्किटेक्ट है, प्रोफेशनल है, 10%. तो 30,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट है तो 10% TDS कट जाएगा, तो 20,000 रुपए का TDS हो जाएगा. ABC लिमिटेड कंपनी पेमेंट करिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल सर्विसेज है, 10% TDS कट जाएगा, 1 लाख रुपीस. मिस्टर एक्स है, एडवोकेट को पेमेंट कर रहे हैं, TDS शैल बी नील. अगर वो सेक्शन 144 AB में कवर नहीं होते हैं, अगर कवर होते हैं तो 10% TDS काट देंगे क्योंकि 30,000 से ज्यादा की अमाउंट है. Z 15,000 रुपए दे रहे हैं तो 30,000 से कम है तो TDS नहीं काट. क्वेश्चन नंबर 7. XYZ लिमिटेड पेमेंट कर रहे हैं 28,000 रुपए मिस्टर गणेश को 2/8/2023 को फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज. तो 30,000 से कम है तो कोई TDS नहीं कटेगा 2 अगस्त को, ठीक है. लेकिन वहां पर भी एक बात होती है, मान लिया आपको पता है पहले से ही
कि उस समय पेमेंट करते हुए आपको पता है कि साल भर की पेमेंट 30,000 से ज्यादा होगी, तो अभी चाहे 30,000 से ज्यादा नहीं है, आपकी ड्यूटी बनती है, आप टीडीएस काटिए। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज वगैरह है ना, वो किसी को भी पेमेंट करते हैं और उन्हें लगता है कि भैया 30 से ज्यादा होगा, पहले ही टीडीएस काट देते हैं। कई कंपनी तो ऐसे हमेशा ही टीडीएस काट देते हैं, किसी को 30 हो ना हो, क्या है, हमारी टेंशन खत्म। वो कहते हैं हम आपको पेमेंट करें, टीडीएस काटेंगे भैया, रिफंड ले लेना। बाद में हो गई ज्यादा पेमेंट, उन पे खामखा पेनल्टी ना लगे, या बाद में भूल गए कोई, क्या भैया ऐसे। लेकिन अगर 28 पे उन्होंने सपोज कहा कि हमें तो नहीं लगता था 30 की पेमेंट है, उसके बाद हमें लग रहा था, उसके बाद पेमेंट ही नहीं होगी, बाद में पेमेंट हो गई, काम करा लिया, तो फिर जब बाद में 25 की पेमेंट एक और हुई है ना, टुवर्ड्स फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और अनदर पेमेंट ऑफ 25,000 फॉर द सेम डेट टुवर्ड द टेक्निकल सर्विस। तो 28,000 और 25,000 दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग होती हैं, तो उनकी पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि बात हुई थी दोनों की पेमेंट के लिए लिमिट अलग अलग देखा जाए। तो 194 जे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, पेमेंट 30,000 दोनों की अलग अलग है और दोनों ही कम है। तो टीडीएस प्रोविजन अंडर द 194 ये अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी लिमिट के अंदर नहीं आ रहा है। 194 के इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, क्योंकि यूनिट से, म्यूचुअल फंड से इनकम हो रही है, ठीक है, या इसी टाइप की कोई इनकम हो रही है यूनिट से, तो पेमेंट करते हुए टीडीएस काटा जाएगा 10%। 5,000 रुपए तक की इनकम पर नहीं काटा जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट पर हो या डिविडेंड की पेमेंट करने पर हो, तो ऐसी म्यूचुअल फंड से इनकम हो तो भी उस पर टीडीएस कटेगा। TDS on compensation on acquisition of immovable property 194 LA. Person paying compensation or enhanced compensation on account of compulsory acquisition of any land or building except rural agriculture land, तो वो पेमेंट करते हुए TDS काटा जाता है, ठीक है। और TDS जो है वो 10% काटा जाएगा। 2.5 लाख रुपए तक की पेमेंट पर TDS नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखें। पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ सेक्शन 194M। तो इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर पेमेंट कर रहा है कोई भी काम कराने के लिए, जैसे सप्लाई ऑफ वर्क है, लेबर है, इन परसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज ऑफ बाय वे ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ कुछ, और आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, मैं आपके लिए कुछ भी अरेंजमेंट करा रहा हूँ कमीशन बेसिस पे, ब्रोकरेज बेसिस पर, तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच पेमेंट, और जो भी पेमेंट करा जाए 5%, 50 लाख रुपए तक की पेमेंट पर कोई टीडीएस नहीं है। जैसे कमीशन बेसिस पर या ब्रोकरेज बेसिस पर घर बिकवा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां ये 194M आ जाएगा। पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश 194N। एवरी पर्सन बीइंग बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, आप बैंक में से पैसे निकालो और एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करो, तो वो आपको 2% आपका टीडीएस काटना शुरू कर। जैसे आप बिजनेस करते हैं और आपका करंट अकाउंट, तो वो कह रहे हैं कि कैश में पेमेंट आप कम करिए, लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा की, तो 2% आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। Modification in rate of TDS and threshold limit of withdrawal for recipient who has not furnished return for last 3 years। तो ये क्या रखा है कि ये 2% कब है, तो यहाँ पर 1 जुलाई से चेंज हुए कि इफ द रेसिपिएंट हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल ऑफ द 3 असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर
for which the time limit is 139 expired immediately preceding the previous year in which the payment is made, the sum shall mean the amount or the aggregate amount as the case में cash is more than 20 lakh. कहने का मतलब यह है कि जो लिमिट है 1 करोड़ की, वो लिमिट 1 करोड़ की बजाय क्या हो जाएगी, 20 लाख रुपए हो जाएगी अगर आपने पिछले 3 सालों की आईटीआर लगातार फाइल नहीं करी. आप 1-1 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आईटीआर तो फाइल करो ना. अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो 20 लाख रुपए से ऊपर होते ही टीडीएस करना शुरू हो. 2% हमारा ये है एंड द टैक्स रेट विल बी 2%. उस इंसान का 2% टीडीएस कटेगा अगर जो अमाउंट 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ होते ही उसकी जो टीडीएस की अमाउंट है वो बढ़कर 5% हो जाए. और जो आईटीआर वगैरह फाइल कर रहा है उसके लिए नॉर्मल 2% का रेट रहेगा. ठीक है. तो नो टीडीएस शैल बी डन इफ द पेमेंट एग्रीगेट ऑफ पेमेंट इज 1 करोड़ और लेस ड्यूरिंग द ईयर. तो क्या क्या है, टीडीएस नॉर्मल केस में 1 करोड़ तक की अमाउंट पर टीडीएस नहीं है. फर्दर नो टीडीएस विल बी डन. अगर पेमेंट गवर्नमेंट को हो रही है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा. बैंक से बैंक को पेमेंट हो रही है तो कोई पेमेंट नहीं, टीडीएस नहीं कटेगा. ठीक है ना. तो इस तरीके का जो मेनली आपका अमाउंट है वो आपका टीडीएस की अमाउंट नहीं है. तो बैंक से आप पैसा कैश निकालते चले जा रहे हैं तो ध्यान रखिए 1 करोड़ से ज्यादा पैसा आप बैंक से बंद निकालिए. ठीक है. सर्टेन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. तो ये क्या है 194O, ये 2020 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हुआ. तो ये है कि इलेक्ट्रिक कॉमर्स का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू जा रहा है. ये ऑपरेटर कौन है, जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहा है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओला उबर हो गया, नायका हो गया, आजकल तो बहुत है. ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है, person resident in India selling goods or providing services or both including digital product through digital or electronic commerce or services. It includes fee for technical service and fee for professional services. तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सर्विस देते हैं या सप्लाई करते हैं गुड्स की तो वहां पर टीडीएस काटेंगे. ठीक है. जब भी आपको पेमेंट मिल, क्योंकि आप माल बेचते जा रहे हो आपको पेमेंट मिलेगी, तो जब वो अमेजोन फ्लिपकार्ट आपको पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस काटेगा. तो टीडीएस कौन काटेगा, ऑपरेटर अमेजोन. मान लिया आप अमेजोन के थ्रू माल बेचते हैं तो आपका जब पेमेंट मिलेगी टीडीएस कटेगा. कितना, 1%. ठीक है. द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पर लगेगा. डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन केस जो पेमेंट है वो 5 लाख रुपए तक की है अगर, और आपने पेन वगैरह दे दिया तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा. 5 लाख से ऊपर की, इसका मतलब अगर आप अमेजोन के थ्रू सेल करते हैं और साल भर में 5 लाख से ज्यादा सेल कर दी तो आपका 1% टीडीएस कट जाए. ठीक है. डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय स्पेसिफाइड बैंक इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन. तो एप्लीकेबिलिटी क्या है कि टीडीएस काटा जाएगा, स्पेसिफाइड बैंक काटेगा और सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रहा है लेकिन वो सारी डिडक्शन और 87 रिबेट 87A को देने के बाद देखकर काटेगा. होता क्या, देखो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनका क्या होता है, कई बार हैवी अमाउंट होता है केवल बैंक में. उनका पता है क्या चक्कर होता है, एफडी या वैसे बैंक में पैसे जमा बस ब्याज खा रहे, ब्याज से चल रही है उनकी. तो अब उनका टीडीएस काट दिया तो वो परेशान हो जाएंगे. उनसे कहा पहले आप एक काम करो, चेक कर लो कहीं उनका टैक्स बनता भी है या नहीं साल का. तो पूरा देखो उनका पूरे साल की इनकम कितनी हो रही है और आप डिडक्शन दे दो 80C से 80U, 87A की रिबेट दे दो. उसके बाद भी अगर टैक्स बनता है तो टीडीएस काट लो.
एग्जाम्पशन फ्रॉम, जैसे 192 में सैलरीड एम्प्लॉय का होता है ना, उससे सारी बातचीत पूछ लेते हैं। एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न, द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन से कहा गया है कि आप रिटर्न फाइल मत करो अगर इस टैक्स यहाँ कट गया है, क्योंकि टैक्स आपका एक्चुअली ही काटा जाएगा। तो यहाँ ज्यादा बुजुर्ग लोग आएंगे, तो स्पेसिफाइड में कौन होंगे? 75 साल वाले, 60 साल वाले नहीं, 75 साल या उससे ज्यादा वाले आएंगे। और उनकी जो इनकम है, जैसे पेंशन है, पेंशन ही आ रही है उनके पास, है ना, तो ऑल्सो अब मंथली पेंशन टैक्सेबल होती है सैलरी के चैप्टर में, और अगर फैमिली पेंशन मिलती है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। ऑल्सो ही शुड हैव नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट, या पेंशन और इंटरेस्ट हो और कोई इनकम ना हो, है ना, तो उसे आसानी दी गई कि आपको आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स, सेक्शन 194Q, ये 2021 1 जुलाई से आया। ये कब एप्लीकेबल होगा? 194Q, any person being a buyer who is responsible for paying any sum to a resident seller for purchase of goods or value of such value exceeding 50 lakh, 0.1% काटेगा टीडीएस, जो अमाउंट 50 लाख से ऊपर है। मान लिया आप बिजनेस पे परचेस कर रहे हो, किसी से माल खरीद रहे हो साल में 2 करोड़ का, तो 50 लाख, अब जो माल बेच रहा है उसकी इनकम है, और आप उससे माल खरीद रहे हो कितने का? 2 करोड़ का, तो 50 लाख से ऊपर होते ही 0.1% टीडीएस काटना शुरू कर। तो अमाउंट पेमेंट और पेमेंट होगा या अकाउंट में क्रेडिट, जो भी जल्दी हो, ये सब में यही लिखा होता है, जो भी जल्दी हो ना। पावर ऑफ सीबीडीटी टू इशू गाइडलाइन, तो वो इशू कर सकते हैं गाइडलाइन, जो भी उन्हें लगता है वो कर सकते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन। पहले ही टीडीएस कहीं और कट रहा है तो फिर आपको जरूरत नहीं है टीडीएस काटने की। और मतलब इसी तरीके का पॉइंट है। तो मीनिंग ऑफ बायर क्या है? बायर मींस पर्सन हुज टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय एक्सीड 10 करोड़, तो वो 10 करोड़ से ज्यादा है, वो बायर हो। क्योंकि छोटा मोटा बिजनेस मैंने अगर, तो वो भी परेशानी में आ जाएगा। ठीक है, तो 194Q में एक बिजनेसमैन माल खरीद रहा है तो उसे टीडीएस काटना है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन बेनिफिट ऑफ परक्यूजेड इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन 194R। तो कह रखा है कि अगर आप किसी को बेनिफिट्स दे रहे हो, परक्यूजिट दे रहे हो, और ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से उसको दे रहे हो, तो आप 10% टीडीएस काट लो, क्योंकि आप एम्प्लॉय तो है नहीं, वो एम्प्लॉय तो है नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है नहीं, 192 आएगा नहीं। ठीक है, केसेस वेयर द बेनिफिट इज होली इन काइंड, कैश में है ही नहीं, या थोड़ा पार्ट कैश में थोड़ा वैसे, इन ए केस वेयर द बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट मे बी होली इन काइंड और पार्टली इन कैश और काइंड, but the part is in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax। मान लिया मैं आपको नॉन कैश ही बेनिफिट दे रहा हूं, तो टीडीएस कैसे काटूं? ठीक है ना, तो पहले मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं आपको बीइंग, मान लिया आप एडवोकेट है, मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको मैंने कहा ये लो कार, मेरी कार आप इस्तेमाल करो, तो ये आपकी क्या है? एक काइंड में नॉन कैश परक्यूजिट है। तो आपको अगर मुझे आपका टीडीएस काटना है, तो या तो मैं टीडीएस काटूं या इंश्योर करूं कि टीडीएस पैसा आपका जमा हो जाए। टीडीएस की जरूरत नहीं है अगर 20,000 रुपए तक का बेनिफिट है, और जो एचयूएफ वगैरह पेमेंट कर रहा है उसकी, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है और बिजनेस की सेल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उन्हें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब आपको एट द एंड ये पता चलेगा कि इतने सारे पॉइंट आ गए इस चैप्टर के अंदर, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पॉइंट आता चला जाए, तो आपको क्या करना है? इसके शॉर्ट नोट्स बनाने ही है, तभी आप इसका काम कर पाएंगे। टैक्स डिडक्शन इज इनकम रिसीव, जैसे मान लिया मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, मैंने टैक्स काट लिया, तो वो आपको रिसीव करा हुआ माना जाएगा, आपकी इनकम मानी जाएगी। ए ने बी को पेमेंट किया 180 और 20,000 का टीडीएस जमा कर लिया, तो ये माना जाएगा बी को 2 लाख मिल गए।
क्योंकि ए की जेब से तो कितने गए हैं, तो ये बी के पास आए हैं 2 लाख। 180 कैश और 20,000 जो टीडीएस जमा हो गया, ये एडवांस टैक्स हो गया बी का। समझ में आते हैं बात? तो मिस्टर एक्स है एग्जाम्पल नंबर 19 में, उन्होंने 54,000 रुपए एसबीआई से मिले और उन्होंने टीडीएस काट के दिए। तो इसका मतलब उनकी जो इनकम है वो कितनी होगी, 60,000, क्योंकि 10% का टीडीएस काटा है तो 90% पैसा मिला हो। तो टैक्सेबल अमाउंट तो ग्रोस वैल्यू होती है 100%, तो वो 60,000 होती है। अब जो टीडीएस का अमाउंट काट लिया उसे कब डिपॉजिट कराना है? सेक्शन 200 और रूल 30 बताता है कि जो टीडीएस आपने काटा है उसका क्या करना है। TDS by the director shall be deposited electronically through internet banking to the credit of central government within the following time limit. ऑनलाइन जमा कराओ भैया, ऑनलाइन का जमाना है। Where the payer is the government और TDS is done on behalf of the government, तो सेम डेट पर आपको जमा करना है। In case of section 194I, A, I, B and M, the amount of TDS done shall be deposited with the central government within 30 days from the end of the month in which TDS has been done. तो जिस महीने TDS काटा उसके आखिरी दिन जाओ, फिर 30 दिन और मिले। और बाकी के सब केस में if TDS was done April to Feb, then it should be deposited within 7 days from the end of the month in which TDS was done. तो इसका मतलब अगले महीने की 7 तारीख तक, ठीक है। और मार्च महीने का आपको मार्च के बाद बहुत दिक्कतें रहती हैं, बहुत बिजी रहता है, तो 30 अप्रैल। बाकी अप्रैल से फरवरी तक महीने के लिए 7 दिन मिलेंगे और मार्च के लिए 30 दिन मिलेंगे। रिटर्न ऑफ टीडीएस रूल नंबर 31 है, तो आपको क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। जून क्वार्टर जो एंड हो रहा है उसकी 31 जुलाई में 1 महीना मिलेगा, सितंबर क्वार्टर के लिए 1 महीना, दिसंबर क्वार्टर के लिए 1 महीना, मार्च महीने के लिए 2 महीने मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सच रिटर्न शेल बी सबमिटेड। अगर 192 में काटा है, मतलब टीडीएस एम्प्लॉयड एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय का टीडीएस काटा है, तो फॉर्म नंबर 24 क्यू में रिटर्न फाइल करनी है। और अगर बाकी के टैक्स सेक्शंस के लिए 26 क्यू में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। टीडीएस रिटर्न इन फॉलोइंग केसेस शेल बी, अब 194 आई में जो सबमिटेड होगी उसके लिए अलग है 26 क्यूबी फॉर्म में 30 दिन का टाइम है, 1 आईबी के लिए क्यूसी है और एम के लिए क्यूडी है। सब में हमारा 30 दिन का टाइम है, अगले महीने के 30। इंटरेस्ट और नॉन डिडक्शन और नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस, आपने टीडीएस काटा ही नहीं, या काटा लेकिन जमा नहीं कराया, तो उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट। दिस सेक्शन प्रोवाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट where TDS has been done but it has not been paid to the government, इस पर 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ TDS लगेगा। 1.5% पूरा महीना या हिस्सा, मान लिया 28 तारीख है तो 28 अप्रैल है, तो अप्रैल का भी पूरा 1 महीना काउंट होगा। जहां TDS ही नहीं काटा वहां पर 1% का इंटरेस्ट लगेगा, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, एक 40,000 रुपए की अमाउंट मिस्टर एक्स को दी गई प्रोफेशनल सर्विस के लिए। देखिए 30,000 के ऊपर अमाउंट पर प्रोफेशनल सर्विसेज में सेक्शन 194 जे में टीडीएस कटता है, टीडीएस काटा नहीं, तो 40,000 पे टीडीएस 1 जुलाई को काटना था, काटा ही नहीं। फर्दर अनदर पेमेंट ऑफ 50,000 वाज डन ऑन 28 फेब, जहां पर टीडीएस काट लिया पूरा 40 और 50 पर 10% 9,000। हाउएवर टैक्स जो 9,000 है वो जमा कराया। देखो फरवरी महीने में जो टीडीएस है वो आपको 7 तारीख का अगले महीने की जमा कराना है, इसका मतलब 7 मार्च तक। लेकिन आपने जमा कराया 22 जून को, हमें इंटरेस्ट बताना है 2011 में कितना होगा। देखिए पहली बात तो जो टीडीएस काटना था उसे 1 जुलाई को काटना था,
और उसने काटा कब? 28 फरवरी को। कितने महीने बाद काटा? जुलाई से 6 महीने, 7 और 8 महीना हो गया। तो 8 महीने तक टीडीएस काटा ही नहीं, तो 1% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 40,000 पर 1% हमारा, सॉरी 40,000 का 10% टीडीएस है, तो 4,000 रुपया नहीं काटा, तो 4,000 पे 1% 8 महीने का इंटरेस्ट, तो ये 320 रुपए का इंटरेस्ट तो ये देना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने टीडीएस काट लिया, ठीक है, फरवरी में, तो ये जमा कराना था मार्च में, लेकिन मार्च में जमा नहीं कराया, जमा कराया कब? 22 जून। तो मार्च का पूरा महीना, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने माने जाएंगे। तो 4 महीने का जो 9,000 रुपए का अमाउंट है, उस पर 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो 860 रुपए का टोटल इंटरेस्ट लगेगा। Certificate for deduction of tax at lower rate, section 197. This section applies where, in case any income of any person payable to person, income tax is required to be deducted, as the case may be in force. Section 192, 93 ये सारे सेक्शन है। असेसी ने असेसिंग ऑफिसर से कहा, देखो मान लिया एक आदमी है, आप उसे पेमेंट कर रहे हैं और एज पर द सेक्शन उस पर टीडीएस करना है। अब वो ये कह रहा है कि भैया तुम टीडीएस काट रहे हो, लेकिन मेरे तो, आप मुझे मान लिया प्रोफेशनल सर्विसेज के आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं 30,000 से ऊपर, 40,000, वो कह रहा है मेरे को आपके 40,000 के अलावा पूरे साल में कोई इनकम ही नहीं है मेरी, तो आप टीडीएस काटोगे तो मुझे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, फिर मुझे रिफंड लेना पड़ेगा। वो पहले क्या है, असेसिंग ऑफिसर से कह रहा देखो मेरी कोई इनकम नहीं है, टीडीएस क्यों काट रहा? तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा ठीक है मत काटोगे। तो अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि भैया इस पे या तो कम रेट से काटना चाहिए, टीडीएस काटना ही नहीं चाहिए, तो कह सकता है, ठीक है ना। वेदा असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया सर्टिफिकेट कि भैया आप कम रेट से काटो या मत काटो, है ना, तो वो बाद में चाहे तो जब तक कैंसिल ना हो तो वो, मतलब जो पेयर है वो नहीं काटेगा टीडीएस, है ना। तो रूल वगैरह इसके बारे में बनाए जा सकते। सर्टिफिकेट, टीडीएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सेक्शन 203 कहता है एवरी पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस shall issue a certificate to the person with regard to whom the TDS is deducted। जैसे पेमेंट और सैलरी है तो ये फॉर्म नंबर 16 है, उसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सैलरी के अलावा जितने भी टीडीएस उनमें फॉर्म नंबर 16A में टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। द सर्टिफिकेट in the form of 16 should be given up to 15th June of the succeeding year। अगर एम्प्लॉय है तो उसको फॉर्म नंबर 16 में दिया जाएगा 15 जून तक। अदर केस में क्वार्टरली बेसिस पर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और 15 दिन जो स्टेटमेंट है, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करके देना पड़ेगा। तो ये तो था टीडीएस, सारा का सारा टीडीएस के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद जो आता है वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वो आता है टीसीएस। टीसीएस क्या है? ये एक उल्टा काम हो गया। अभी तक क्या हो रहा था कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं तो मैं टीडीएस काटूंगा, ये उल्टा है। जैसे जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है ना, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या है कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, आप मेरे से कहोगे भैया टीसी टैक्स दो, मतलब मैं पेमेंट आपको कर रहा हूं और टैक्स भी आपको जमा कर रहा हूं, मतलब टीडीएस की जगह टीसीएस। मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं तो मेरी जेब से तो पैसा जा रहा है, फिर भी मुझे टैक्स जमा करा, ऐसा क्यों? वो अभी आपको समझ में आएगा। तो टीसीएस है सेक्शन 206C, एप्लीकेबिलिटी एंड रेट, सेल ऑफ सर्टेन गुड्स। सेलर ऑफ सर्टेन गुड्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर एट द स्पेसिफाइड रेट। द स्पेसिफाइड परसेंटेज क्या है? अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%। अब देखो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, क्यों? मान लिया मेरा शराब का ठेका है,
मैं आपसे 100 पेटी विस्की की खरीद रहा हूं और मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, तो अब मैं उसको बेचूंगा जाकर तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो इसका मतलब, और आपसे खरीद रहा हूं तो आप मेरे से बड़े हैं, आप एक तरीके से बड़े सप्लायर है, मैं आपसे खरीद के आगे बेचूंगा। तो ये ड्यूटी आपकी बना दी कि भैया मेरे से कहो कि भैया 1% और टीसीएस जमा कर। ऐसी तेंदुल लीव्स होती है, टिम्बर होता है, टिम्बर ऑब्टेन एनी अदर फॉरेस्ट स्क्रैप मिनरल, अलग अलग रेट है अलग अलग चीजों पर। ठीक है, नहीं वैसे एक हल्का सा नजर मान लो, ये वैसे तो देखो मेनली तो 1%, 2.5% और 5% है ना, लेकिन अब इतना टिम्बर के लिए ये मानो टिम्बर और फॉरेस्ट आइटम है 2.5% और तेंदुल लीव्स 5% है, बाकी 1%। लेकिन मतलब याद रखना चाहो तो इतना मुश्किल काम नहीं है। लीज और ए लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन और ए क्वेरी। अब मान लिया मैंने आपसे एक पार्किंग मॉल में पार्किंग ली मैंने आपसे, और उसका ठेका मैंने आपसे लिया 5 लाख रुपए का, मैं 5 लाख दे रहा हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि ये आगे पार्किंग पे गाड़ियां देगा और बताएगा नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, तो इससे टैक्स ले लो अभी। तो लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग, तो ये कहता है कि टैक्स कलेक्शन करना पड़ेगा 2% के हिसाब से। ठीक है, अब आप है ना कार खरीदने के लिए गए, आपने 15 लाख की कार खरीद ली, पैसे कहां से आया आपके, या लोन नहीं भी हो सकता। तो जो आप क्या कर रहे हो, पेमेंट, है ना, लेकिन ये जो पेमेंट है ये पैसा कहां से आया आपके पास, इस बात के लिए सेल ऑफ मोटर व्हीकल में अगर 10 लाख से ज्यादा है तो प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर हु रिसीव एनी पेमेंट एक्सीडिंग 10 लाख, तो वो 1% टैक्स को कलेक्ट करेगा। आपने कहा जी हमें सिंगापुर घूमने जाना है, ठीक है, तो यहां लिखा टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस, अगर फॉरेन रेमिटेंस है तो अगर वहां पर पेन वगैरह दे दे तो 5%, नहीं तो 10%। ठीक है, और अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो भी ये 5 और 10% का है कि आप आधार पैन दे दो तो 5%, नहीं दोगे तो 10% आपको ऊपर से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा 206, हमारा चल रहा है आगे है टीसीएस ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स एक्सेप्ट जो पहले ही इंक्लूड हो चुके हैं, है ना। ए सेल ऑफ गुड्स इज लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट 0.1%। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आप किसी को सेल कर रहे हो, वहां परचेजर का टीडीएस भी था और यहाँ सेलर का टीसीएस आ गया, दोनों का टैक्स जमा हो जाएगा। तो अगर आप किसी को माल बेच रहे हो तो वो आगे खरीदे जा रहा खरीदे जा रहा, खरीद कर क्या करेगा, वो आगे बेचेगा, तो भैया लाओ उससे ले लो टीसीएस। अगर वो आधार पैन दे देता है तो 0.1%, नहीं देता तो 1%। ठीक है, और वो यह लिमिट 10 करोड़ से ज्यादा की सेल है ये, तो वो आपको टीडीएस कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ओनली दो सेलर्स जिनकी सेल या ग्रोस रिसीट 10 करोड़ से ज्यादा है ना, तो वो टीसीएस जमा करेंगे। अब ये थोड़े ना एक दुकानदार है छोटा मोटा उससे कहे टीसीएस, तो वो नहीं है ना। उसके अलावा नो टीसीएस इज कलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वगैरह से आप कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, दो द टीसीएस ऑन ऑल फॉरेक्स ट्रांजेक्शन अप्लाई होगा, लेकिन एक लिमिट है 7 लाख रुपए तक की, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि उस पर जरूरत नहीं है कार्ड वगैरह। तो मेनली क्या है, टीडीएस में क्या होता है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटते हो, टीसीएस में किसी से पेमेंट मिल रही है तो उससे कहोगे टैक्स भी और दे, एक्स्ट्रा पेमेंट कर। तो टीडीएस
टैक्स काटा जाता है और यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर पेमेंट जो कर रहा है वो, और यहाँ जिसको पेमेंट मिल रही है वो, यहाँ सेलर हो जाएगा, या जो लाइसेंस दे रहा है, या कोई एसेट बेच रहा है, या कार बेच रहा है ना, पैसा ले रहा है। तो जो टैक्स काटा जाता है वो गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ता है। टाइम लिमिट बता रखा है, अप्रैल से फरवरी तक, अगले महीने की 7 तारीख ना। और जो हमारा है मार्च महीना, उसके लिए आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है, 1 महीना मिल जाता है। जनरली टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स एज द टाइम ऑफ डेबिटिंग ऑफ द अमाउंट पीपल ना, और उसको रिसीव्ड होने के बाद उसको जमा कराना पड़ेगा। और 10 लाख से ऊपर की मोटर व्हीकल पर भी था, हमने पढ़ा था। तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज टीसीएस, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कॉमन नंबर फॉर टीडीएस एंड टीसीएस। तो अगर आपको पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स और कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स शुड अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ये बताता है कि सर्टिफिकेट, चालान, जहाँ पर ये होगा वहां पर नंबर वगैरह बता रखे हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रहता है ये इसके बारे में। अब इसके बाद जो है एडवांस टैक्स, ये एडवांस टैक्स एक बिल्कुल थोड़ा अलग टॉपिक है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। और इसके ऊपर हम 234 ABC का इंटरेस्ट भी पढ़ने वाले, तो काफी इंटरेस्टिंग है। एडवांस टैक्स कब देना है, कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।